हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 60A ऑफ सीआरपीसी के बारे में। जो ये सेक्शंस हैं इन सेक्शंस के कंप्लीट होते ही हमारा जो चैप्टर 5 है अरेस्ट ऑफ पर्सनस ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने अपलोड की हुई हैं सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 53 से लेकर 60A तक, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें कि कितने इम्पोर्टेंट है। सो बेरेक्ट लैंग्वेज यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जितने मैं केस लॉज भी करवाऊँगा, कुछ एक सेक्शंस हैं उनके साथ एक दो केस लॉज भी हैं। तो जितना मटेरियल मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ वो जहाँ तक है सफिशेंट रहेगा। प्री में इसमें से रैंडमली क्वेश्चन आ जाता है एंड बात करें मेंस की तो चांसेस कम ही है यहाँ से आने के। कुछ एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है उनमें से जो कि मोस्ट प्रोबेबली बेरेक्ट बेस्ड ही होगा। बाकी जो कुछ एक केस लॉज है वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 53 से। यहाँ पर सेक्शन 53 की हेडिंग है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो हेडिंग कह रही है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एग्जामिनेशन करेगा अक्यूज का, पुलिस ऑफिसर जब रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है सेक्शन 53, 53A एंड सेक्शन 54, ये तीनों सेक्शंस जो हैं। तो इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, जब भी एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है जिस पे चार्ज लगा है कोई ऑफेंस कमिट करने का एंड वो जो ऑफेंस है ऐसे नेचर का है एंड ऐसे सर्कमस्टांसिस में उस ऑफेंस को कमिट किया गया है कि वहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के कि जो एग्जामिनेशन होगा उस पर्सन का अगर, तो उससे एविडेंस मिलेंगे। दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिस पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कि अगर एग्जामिनेशन उस पर्सन का किया गया जिसको अरेस्ट किया गया है तो ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड वहाँ पर एविडेंस मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख रखा है कि इट शेल बी लॉफुल फॉर ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पर लॉफुल होगा, ये चीज़ सही होगी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए एक्ट करना पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर एंड जो वो पुलिस ऑफिसर है वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है, या फिर उस पर्सन के लिए भी एक्ट करना गुड फेथ में लॉफुल होगा जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डायरेक्शन के अंडर वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन करवाना किसी पर्सन का तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को एंड वो जो पुलिस ऑफिसर है वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर रैंक हो सकता है, सब इंस्पेक्टर हो सकता है, पर उससे नीचे रैंक का जो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिर उसकी डायरेक्शन में जो पर्सन वर्क कर रहा है गुड फेथ में, तो वहाँ पर उसके लिए लॉफुल होगा टू मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, कि वो जो अरेस्ट किया गया पर्सन उसकी एग्जामिनेशन करे। जो एग्जामिनेशन रीजनेबली नेसेसरी है, वहाँ पर जिस तरीके की एग्जामिनेशन वहाँ पर नेसेसरी है एविडेंस अफोर्ड करने के लिए, एविडेंस जिस एग्जामिनेशन से मिल जाएंगे उस केस में, तो वो एग्जामिनेशन वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। एंड वहाँ पर फोर्स भी यूज़ किया जा सकता है वो एग्जामिनेशन करने के लिए जो रीजनेबल फोर्स है। मतलब मान लीजिए जिसको एग्जामिन करना है, जो पर्सन अरेस्ट किया गया वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, किसी तरीके से एग्जामिनेशन होने से रोक रहा है, तो नेसेसरी वहाँ पर जो रीजनेबल फोर्स है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए वो यूज़ किया जा सकता है। इसका सबसेक्शन 2 कह रहा है कि व्हेन एवर दी पर्सन ऑफ फीमेल इज़ टू बी एग्जामिन, जहाँ पर फीमेल को एग्जामिन करना है इस सेक्शन में, तो एग्जामिनेशन जो है इस केस में फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी या फिर उसकी सुपरविज़न में जो है एग्जामिनेशन होगी फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। यहाँ पर आगे एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो ये 3 सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं 53, 53 एंड 54। इनमें जो एग्जामिनेशन का क्या मतलब होगा, ये सिंपल रीडिंग है कि एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, सीमन, स्वैब्स इन द केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेप्टम, स्वेट, हेयर, जो भी यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों का एग्जामिनेशन हो सकता है। एंड जो भी टेक्निक्स वहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है नेसेसरी समझेगा कि इस केस में ये चीज़ चाहिए है, डीएनए प्रोफाइलिंग होनी चाहिए इस केस में या फिर अदर टेस्ट जो भी होने चाहिए वो वहाँ पर वो कर सकता है। यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब बताया हुआ कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जो मेडिकल क्वालिफिकेशन पोजेस करता है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के सेक्शन 2 क्लॉज H के अकॉर्डिंग, एंड जिसका नाम जो है एंटर हो चुका है स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, वो जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। तो इस सेक्शन 53 की हमने बेरेक्ट लैंग्वेज डिस्कस करी।
तो पहले इसके एसेंशियल एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एंड कुछ केस लॉज भी हैं इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। तो जो सेक्शन है फोर्स में कब आएगा, जब एक रिक्वेस्ट की जाए पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, रीजनेबल ग्राउंड है, यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उस ऑफिसर के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जो वो बोनाफाइड या फिर गुड फेथ में एंटरटेन करता है। किस चीज़ के रीजनेबल ग्राउंड है? थर्ड, दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर विल अफोर्ड एविडेंस, कि अगर एग्जामिनेशन करवाया गया अरेस्टेड पर्सन का तो उससे जो है एविडेंस निकलेंगे, एविडेंस मिलेंगे, ऑफेंस के कमीशन को लेकर वहाँ पर एविडेंस मिलेंगे अगर एग्जामिनेशन करवाया गया। तो ये सेक्शन तब फोर्स में आएगा अगर ये जो असेंशियल इसके प्रेजेंट्स हैं। कुछ केस लॉज हैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कति कालू औगत का AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट एंड नीरज शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1993। इन दोनों केसेस में हेल्ड किया गया था कि जो ये प्रोविज़न है ये सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो प्रिविलेज है उसका वायलेटिव नहीं है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में जो एक प्रिविलेज दिया गया कि किसी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाना चाहिए कि वो खुद के अगेंस्ट विटनेस दे, तो ये जो सेक्शन है इन दोनों ही केसेस में हेल्ड किया गया था कि ये सेक्शन है ये वायलेशन नहीं है हमारे राइट या प्रिविलेज का जो कि हमको सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट मिला हुआ है। कि किसी पर्सन को एग्जामिन करवाया जा रहा है तो यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि वो खुद के अगेंस्ट ही विटनेस दे रहे हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। एक और केस है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अनिल ए लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1981। इस केस में बोला गया था कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है इस सेक्शन में वो उसका करवाया जाता है जिस पर्सन को किसी ऑफेंस के चार्ज के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, किसी पर्सन पे चार्ज लगा किसी ऑफेंस कमिट करने का एंड उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो इस केस में बोला गया था कि अगर एक एक्यूज पर्सन है, अगर ऐसे पर्सन को बेल पे भी रिलीज़ किया गया तब भी वो ये माना जाता है कि वो कोर्ट की कस्टडी में ही है, ठीक है ना। मतलब ये कह रहे हैं मान लीजिए किसी पर्सन को आज अरेस्ट कर लिया गया, उसको 2 घंटे में बेल मिल गई या फिर अगले दिन बेल मिल गई, जो भी है, बाद में ये लगता है उस सर्कमस्टांस को देख के, उस केस को देख के कि इस पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है, तो बेल पे रिलीज़ कर दिया गया ना उसको, तो कभी भी उसको दोबारा बुलाया जा सकता है एंड उसका एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस केस में ये कहा गया था। सेक्शन 53 हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 53A जिसकी हेडिंग एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पर हेडिंग से पता चल रहा है जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है वह एक्यूज है रेप कमिट करने का एंड उसकी एग्जामिनेशन यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा एंड उसकी एग्जामिनेशन के बारे में ये सेक्शन है। तो इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप, जब एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है एंड उस पर चार्ज लगा है कि उसने रेप का ऑफेंस कमिट करा है या फिर उसने अटेम्प्ट करा है रेप कमिट करने का एंड वहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के कि एग्जामिनेशन करवाया गया तो यहाँ पर एविडेंस मिलेगा उस ऑफेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर लॉफुल होगा, ये चीज़ लॉफुल होगी रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए एंड वो जो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एम्प्लॉयड है उस हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट रन करती है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी रन करती है, मतलब गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी जिस हॉस्पिटल को चलाती है। एंड मान लीजिए जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं है 16 किलोमीटर की रेडियस में जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है, फ्रॉम द प्लेस वेयर ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड, उसके 16 किलोमीटर की रेडियस में वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है जो कि एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर लोकल अथॉरिटी में, तो वहाँ पर कोई और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट कर सकता है एंड उसके लिए लॉफुल होगा पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर एंड वो जो पुलिस ऑफिसर है वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होगा या फिर कोई और पर्सन जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डायरेक्शन के अंदर गुड फेथ में वर्क कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर लॉफुल होगा एग्जामिन करना इनके लिए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके डायरेक्शन में जो वर्क कर रहा है, एग्जामिनेशन करना अगर पुलिस ऑफिसर जो है सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं है जो वो अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पर लॉफुल होगा टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यहाँ पर एग्जामिनेशन करना उस अरेस्टेड पर्सन का बिल्कुल लॉफुल होगा एंड जो भी फोर्स वहाँ पर नेसेसरी है वो वहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 यहाँ पर कह रहा है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो शेल विदाउट डिले, वो बिना डिले के जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एग्जामिन करेगा उस पर्सन को, रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एंड उसमें ये सब चीज़ें दी होंगी कि जो नेम है, एड्रेस है कि उस पर्सन का एंड उस पर्सन का भी नेम और एड्रेस जो उस पर्सन को लेके आया था, बाई होम ही वॉज ब्रोट, एज क्या है कि उसकी, मार्क्स ऑफ इंजरी हैं, उस पर कोई चोट के निशान है, कुछ स्क्रैचेस हैं उसकी बॉडी पर, कुछ चोट लगी है एक्यूज़ की बॉडी पे, वो भी वहाँ पर उस रिपोर्ट में लिखेगा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है। फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फॉर DNA प्रोफाइलिंग,
एक्यूज से जो भी मटेरियल लिया गया है डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए। डीएनए प्रोफाइलिंग एक प्रोसेस होता है जिससे इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है उसके डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक पता लगता है। तो डिस्क्रिप्शन उसके लिए कुछ भी लिया जा सकता है, जैसे कि ब्लड हो गया, हेयर हो गया, सीमन हो गया, यूरिन हो गया, स्लाइवा हो गया, ये सब जो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जो भी मटेरियल लिया गया वो भी यहाँ पर उस रिपोर्ट में वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो मेंशन करेगा। या फिर कोई और भी मटेरियल पर्टिकुलर्स हैं जो भी वहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं उस डिटेल में वहाँ पर उस रिपोर्ट में बताएगा। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जो रिपोर्ट होगी वो प्रिसाइजली ये रीज़न बताएगी कि इस जो भी कंक्लूज़न है उस रिपोर्ट में इस पर क्यों पहुंचा गया है। फोर्थ सबसेक्शन कह रहा है कि एग्जैक्ट टाइमिंग कि कब उस एग्जामिनेशन की शुरुआत हुई, कमेंसमेंट हुई एंड कब वो कंप्लीट हुई, ये भी उस रिपोर्ट में ज़रूर मेंशन करना है। फिफ्थ सबसेक्शन कह रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु शैल फॉरवर्ड इट टू मजिस्ट्रेट रेफर्ड टू इन सेक्शन 173। तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगी तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा डिटेल, जो भी यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर होगा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस केस में, एंड वो जो है आगे मजिस्ट्रेट को सेक्शन 173 में फॉरवर्ड कर देगा उस डिटेल को, उस रिपोर्ट को। सेक्शन 173 इस बारे में बात करता है, आप पढ़ेंगे तो, कि जब पुलिस ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जब रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है तो आगे फॉरवर्ड करनी होती है वो मजिस्ट्रेट को वो जो रिपोर्ट है। तो सेक्शन 173 बात कर रहा है उसी बात में, तो यहाँ पर उसी चीज़ का मेंशन किया गया। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 53A यहाँ पर समझा। आगे सेक्शन 54 जिसकी हेडिंग है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, पहले एग्जामिनेशन था, पहले के सेक्शंस में एग्जामिनेशन था एक्यूज्ड का, यहाँ पर है अरेस्टेड पर्सन। देखिए जो सेक्शन 54 है ये CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2009 में लेके आ गया था। जो 2009 का अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये नया सेक्शन लेके आ गया था, एक तरीके से पिछले वाले को सब्स्टिट्यूट किया गया था, जो वर्डिंग्स थी बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। एंड इस सेक्शन के आने के बाद क्या हो गया कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं ना, मतलब मान लीजिए किसी पर्सन पे जो एक्यूज है, जिस पे चार्ज लगा है, उसको मान लीजिए अरेस्ट कर लिया गया, उसको भी एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी हो गया अब। एंड मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी केस की, किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, उसका भी यहाँ पर एग्जामिनेशन करवाना इस सेक्शन के अंडर ज़रूरी हो गया, जब से सेक्शन अमेंड हुआ है 2009 के एक्ट के बाद। तो इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, जब कोई किसी भी पर्सन को मान लीजिए अरेस्ट कर लिया गया, वो एग्जामिन होगा मेडिकल ऑफिसर से जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में है। एंड इन केस मेडिकल ऑफिसर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर जो है एग्जामिन करेगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे ही अरेस्ट किया जाता है। सून आफ्टर दी अरेस्ट इज़ मेड, जैसे ही अरेस्ट किया जाता है उसके बाद उसको एग्जामिन करवाया जाएगा। प्रोवाइजो है यहाँ पर आगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज़ फीमेल, मान लीजिए फीमेल को अरेस्ट किया गया तो वहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल मेडिकल ऑफिसर। तो वहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा या फिर वो फीमेल मेडिकल ऑफिसर करेगी या फिर उसके सुपरविजन के अंडर होगा। एंड मान लीजिए इन केस फीमेल मेडिकल ऑफिसर जो है अवेलेबल नहीं है, इज़ नॉट अवेलेबल, तो वहाँ पर फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पर एग्जामिनेशन करेगी उस फीमेल का। ठीक है ना, यहाँ पर जिस भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया उसका एग्जामिनेशन करवाना जरूरी हो जाता है। फिर एग्जामिनेशन करवा के फिर उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर सबसेक्शन 2 द मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिन, जो भी मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो भी एग्जामिन कर रहे हैं अरेस्टेड पर्सन को, वो प्रिपेयर करेंगे एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड एंड वहाँ पर मेंशन करेंगे उस रिकॉर्ड में कुछ वायलेशन के मार्क्स है उस बॉडी पर, उसकी बॉडी पर जो भी चोटें लगी हुई हैं वो वहाँ पर उस रिपोर्ट में, उस रिकॉर्ड में मेंशन किया जाएगा मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो भी उसको एग्जामिन कर रहा है। एंड दी अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन सच इंजरीज और मार्क्स मे हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, एंड वहाँ पर अप्रोक्सीमेट टाइम भी वहाँ पर मेंशन करेंगे। अब ऐसा है कि देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कब इन्फ्लिक्ट किए गए होंगे, वो जो चोट है कब पहुँचाई गई होगी। एग्जैक्ट बताना तो पॉसिबल नहीं है, जो अप्रोक्सीमेट टाइम है जो वहाँ पर लग रहा है वो भी वहाँ पर उस रिकॉर्ड में मेंशन किया जाएगा। आगे सबसेक्शन 3 वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में एग्जामिनेशन हो गया, ओके। ए कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय मेडिकल ऑफिसर, तो उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट की जो भी कॉपी है वो जो है फर्निश की जाएगी, दी जाएगी मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा अरेस्टेड पर्सन को। ठीक है ना, एग्जामिनेशन रिपोर्ट की जो भी कॉपी है वो अरेस्टेड पर्सन को मिलेगी।
या फिर उस अरेस्टेड पर्सन ने जिस पर्सन को नॉमिनेट कर रखा है कि उसने बता रखा है कि मेरे दोस्त को दे दो, मेरे घर वालों को दे दो, उस पर्सन को मिल जाएगी। तो ये जो कॉपी है अरेस्टेड पर्सन या फिर उसके द्वारा जो भी नॉमिनेट किया गया पर्सन, उसको क्यों दी जाती है? क्योंकि जैसे ही पर्सन को मान लीजिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो वहाँ पर उसका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, जो भी उस पर चोट के निशान है वो मेंशन हो जाएंगे रिपोर्ट में। अब उसके बाद क्या है, पुलिस उसको कस्टडी में रखती है। पुलिस कस्टडी में रख रही है, उसको मान लीजिए कस्टडी में बहुत ही गलत तरीके से मारा जाए पुलिस के द्वारा, तो इसके लिए पहले उसका एग्जामिनेशन करवा लिया गया, उसको रिपोर्ट दे दी जाएगी। अब बाद में मान लीजिए अरे उससे पुलिस जो है 3rd डिग्री ट्रीटमेंट करती है, कुछ चोट पहुंचाती है, तो अगली रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि पहले जब उसको अरेस्ट किया गया था, एग्जामिन करवाया गया था तो चोट नहीं थी, अब चोट आ गई है। तो एक तरीके से एक्यूज़ का यहाँ पर बेनिफिट है ये रिपोर्ट जब उसको मिलती है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस का भी बेनिफिट है। मान लीजिए किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसको पहले ही चोटें लगी हुई थी, मार्क्स ऑफ वायलेशन थे, उसकी बॉडी पे इंजरी थी, तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि मुझे पुलिस ने ये इंजरी पहुंचाई है, जब उसका एग्जामिनेशन ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेक्शन 54 है प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सो ये हमारा सेक्शन 54 हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 54A, जिसकी हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। देखिए जो सेक्शन है सेक्शन 54A, इसको हम रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से। सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बताया गया है। तो जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो सेक्शन 54A में करवाई जाती है। तो इस सेक्शन की डायरेक्ट लैंग्वेज को देखते हैं क्या कह रहा है सेक्शन। वेयर ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, जहाँ पर एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उस पर चार्ज लगा है कि उसने ऑफेंस कमिट करा है, एंड उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करवानी दूसरे पर्सन से ज़रूरी है ताकि उस ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो यहाँ पर जिस कोर्ट के पास भी जुरिसडिक्शन है वो कोर्ट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की रिक्वेस्ट पर उस पर्सन को डायरेक्ट कर सकती है जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय द पर्सन और पर्सन्स। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो उस पर्सन को ये कह सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन करवाई जाए किसी एक पर्सन से, या फिर एक से ज़्यादा भी वहाँ पर लोग हो सकते हैं। ये यहाँ पर क्या कह रहा है सेक्शन, देखिए मान लीजिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एक पर्सन को, एक पर्सन बी है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उस पर चार्ज लगा है एक ऑफेंस कमिट करने का, मान लीजिए उस पर चार्ज लगा है मर्डर कमिट करने का। अब पुलिस ने कस्टडी में रख लिया उस पर्सन को। मान लीजिए उस ऑफेंस से रिलेटेड, उस मर्डर से रिलेटेड जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तब एक पर्सन मिलता है एक्स नाम का, वो कहता है कि मैंने ऑफेंस होते हुए देखा है, मर्डर किसने करा है, मैंने उसका चेहरा देखा था, पर मैं उस पर्सन को जानता नहीं हूँ, पर मैं चेहरे से उसको ज़रूर पहचान सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेगी पुलिस कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी, कोर्ट आगे परमिशन दे देगी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करवाई जाए। वो जो पर्सन है उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि क्या ये जो बी जो पर्सन है वही पर्सन है जिसने मर्डर कमिट करा था। वो फिर वहाँ पे बता देगा कि हाँ ये वही है या फिर वो नहीं है। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है इस सेक्शन में, सेक्शन 54A में किसी एक्यूज्ड का। आगे प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, अगर वो जो पर्सन है जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल है, तो वो जो प्रोसेस होगा आइडेंटिफिकेशन का वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सुपरविजन के अंडर होगा। मतलब जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ पर कहेगा, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ पर ऑर्डर्स देगा, उसी अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। Who shall take appropriate step to ensure that the person identify the person arrested using method that person is comfortable with। मतलब जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर वो मेंटली डिसेबल है या फिर फिजिकली मान लीजिए डिसेबल है, तो वो जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो कंफर्टेबल होना चाहिए आइडेंटिफाई करने में। ऐसे सर्कमस्टांसेस वहाँ पे फॉर्म किए जाएंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा। प्रोवाइडेड फर्दर डैट, आगे प्रोविजो एक और दिया हुआ है कि अगर पर्सन आइडेंटिफाई द पर्सन इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, अगर जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ्ड, तो वो जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा ना उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी वहाँ पर। तो हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस सेक्शन 54A में दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 55 जो कि बात कर रहा है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ पर हेडिंग से पता चल रहा है कि पुलिस ऑफिसर डिप्यूट करता है। डिप्यूट का मतलब अपॉइंट करता है, किसी को असाइन करता है, किसी को अपना काम दे देता है। अपने से सबऑर्डिनेट, अपने से लोअर रैंक के ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट करने के लिए कहता है, तो उसका प्रोसीजर बताया गया। इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है जब एक ऑफिसर जो कि पुलिस स्टेशन के चार्ज में है या फिर वो ऑफिसर जो चैप्टर 12 के अंडर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है,
तो इनमें से कोई भी ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन के चार्ज में या फिर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है चैप्टर 12 के अंडर, ये चाहता है कि जो ऑफिसर सबॉर्डिनेट है उसके, वो अरेस्ट करे बिना वारंट के किसी पर्सन को, एनी पर्सन हूम मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट ए वारंट। उस पर्सन को अरेस्ट करे वो सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जिस पर्सन को लॉफुली बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, ये चाहता है कि वो जो सबॉर्डिनेट उसका जो ऑफिसर है वो बिना वारंट के अरेस्ट करे। तो यहाँ पर क्या है, हम जनरली भी ये बात सोच सकते हैं जो इसमें लिख रखी है कि ही शेल डिलीवर टू द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट एन ऑर्डर इन राइटिंग। उस सबॉर्डिनेट ऑफिसर को वो राइटिंग में ऑर्डर देगा, ये बताएगा कि किस पर्सन को अरेस्ट करना है, स्पेसिफिक द पर्सन टू बी अरेस्टेड। यहाँ पे ये भी बताएगा उस सबॉर्डिनेट ऑफिसर को किस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को अरेस्ट करना है। ठीक है ना, राइटिंग में ऑर्डर होगा, बताएगा किस पर्सन को अरेस्ट करना है, ऑफेंस क्या करा है उसने, ये सब कुछ बता देगा सबॉर्डिनेट ऑफिसर को। एंड द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शेल। अब वो जो ऑफिसर है जिसको ये ऑर्डर मिला है राइटिंग में अरेस्ट करने जाएगा, तो वो जो ऑफिसर है बिफोर मेकिंग द अरेस्ट, शेल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट, वो अरेस्ट करने से पहले जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उस पर्सन को वो ऑर्डर के बारे में बताएगा। वो ये कहेगा कि मेरे सुपीरियर ऑफिसर ने मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हें अरेस्ट करने का। एंड जिसको अरेस्ट किया जाना है, मान लीजिए वो पर्सन कहता है कि ऑर्डर दिखाओ, तो वो जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है जो अरेस्ट करने जा रहा है वो उसको ऑर्डर भी दिखाएगा। ठीक है ना, जिसको अरेस्ट करना है उसको ये बता देगा कि मुझे ऑर्डर दिया है मेरे सुपीरियर ऑफिसर ने तुमको अरेस्ट करने का, किस ऑफेंस के लिए मैं तुमको अरेस्ट कर रहा हूँ, ये सब कुछ चीज़ें वो उस पर्सन को बताएगा। आगे सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो भी सेक्शन में दिया गया है, सबसेक्शन 1 में दिया गया है, वो पुलिस ऑफिसर की पावर को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि सेक्शन 41 में दी गई है। तो जनरल है कि यहाँ पर जो दिया गया वो सेक्शन 41 में जो भी लिखा गया उसको अफेक्ट नहीं करने वाला। तो ये सेक्शन 55 इससे रिलेटेड एक केस है अजित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1976 का। इस केस में ये बोला गया था कि जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है जिसको डिप्यूट किया गया है, जब सीनियर ऑफिसर डिप्यूट करता है, अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए सेक्शन 55 में, तो वो जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है वो जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसको नोटिफाई करेगा बिफोर मेकिंग द अरेस्ट, नोटिफाइड टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ द रिटन ऑर्डर। वो जो ऑर्डर में लिखा हुआ है वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर उस पर्सन को बताएगा जिसको अरेस्ट करना है, ऑफेंस भी बताएगा या फिर कोई और कॉज बताएगा कि किस लिए अरेस्ट किया जाना है। एंड यहाँ पर एक बात बोली गई कि नॉन कंप्लायंस विद दिस प्रोविजन विल रेंडर द अरेस्ट इलीगल। अगर ये जो प्रोविजंस हैं इनको कंप्लाई नहीं किया गया, मान लीजिए वो जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है वो उस पर्सन को अरेस्ट करते हुए सब नहीं बताता कि मेरे सीनियर ऑफिसर ने इस ऑफेंस के लिए तुमको अरेस्ट करने के लिए बोला है, तो ये सब कुछ नहीं बताता वो, तो वो जो अरेस्ट है सबॉर्डिनेट ऑफिसर द्वारा वो इलीगल हो जाएगा। ये बात अजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1976 के केस में कही गई थी। सो नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 55A जो कि बात कर रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ अक्यूज्ड पर्सन टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज्ड। तो ये सिंपल सी बात कह रहा है सेक्शन, जिस पर्सन के पास कस्टडी है उस अक्यूज्ड की, तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ध्यान वो पर्सन ही रखेगा। ठीक है ना, वो जो पर्सन है वो अक्यूज्ड है, उस पर चार्ज लगा है कोई ऑफेंस कमिट करने का, वो ऑफेंडर नहीं है अभी, तो वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ अभी तक, तो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का जो ध्यान है सेक्शन 55A का प्रोविज़न इस बारे में बात करता है। आगे सेक्शन 56 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 56 एंड 57 दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि ए पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के, शेल विदाउट अननेसेसरी डिले, वो जो ऑफिसर है बिना डिले के एंड बेल के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उस पर्सन को लेके जाएगा, फिर उस पर्सन को भेज देगा मजिस्ट्रेट के पास, जिस मजिस्ट्रेट के पास उस केस में जुरिस्डिक्शन है, या फिर उस ऑफिसर के पास जो कि उस पुलिस स्टेशन के चार्ज में है। बेल के प्रोविजंस को यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा एंड उस पर्सन को जिसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जाए उसको बिना डिले के या फिर मजिस्ट्रेट के पास सेंड कर दिया जाएगा या फिर पुलिस स्टेशन के जो चार्ज में ऑफिसर है उसके पास भेज। सो नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 57 प्री के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हेडिंग है इसकी पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको डिटेन नहीं करके रखा जा सकता 24 घंटे से ज़्यादा के लिए। ये कह रहा है कि नो पुलिस ऑफिसर शेल डिटेन इन कस्टडी, कोई भी पुलिस ऑफिसर कस्टडी में कैद नहीं करेगा, डिटेन नहीं करेगा एक ऐसे पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया बिना वारंट के फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस इज़ रीजनेबल। जो भी उस केस में रीजनेबल पीरियड है उससे लॉन्गर पीरियड के लिए पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करेगा एंड वो जो पीरियड है वो शेल नॉट एक्सीड 24 आवर्स, वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
कस्टडी में डिटेन जो है 24 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते इन दी एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167। सेक्शन 167 के अंदर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं, स्पेशल ऑर्डर्स हैं, तब तो अलग बात है, तब पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा भी रख सकती है किसी पर्सन को कस्टडी में। सेक्शन 167 में जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर देता है, वो पुलिस को अलाउ कर देता है पुलिस कस्टडी के लिए या फिर जुडिशियल कस्टडी के लिए। तो अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तब तो उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे से ज़्यादा रखा जा सकता है, पर अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं है 167 सेक्शन के अंडर तब नहीं रखा जा सकता। 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम प्लेस और एस टू दी मजिस्ट्रेट कोर्ट। यहाँ पर जो प्लेस ऑफ जर्नी है वो 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं होगी। जो टाइम आने जाने में लगता है, किसी को अरेस्ट करा फिर उसको पुलिस स्टेशन लेके आए, फिर पुलिस स्टेशन से आगे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जब उसको पेश करना होता है, ये जो टाइम है एक्सक्लूडेड होगा, ये उस 24 घंटे के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देखिए जो सेक्शन 57 में प्रोविज़न है ये फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में। यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है कि किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया कस्टडी में, उसको प्रोड्यूस करना है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। जब उसको अरेस्ट किया है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना है, एंड वो जर्नी का टाइम यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। एंड नो पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड दी सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। जब तक मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी नहीं है तब तक उसको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, जो सेक्शन 57 में बात की गई थी वो हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अंडर। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, बिना वारंट के अगर अरेस्ट कर रहा है कोई पुलिस ऑफिसर तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना है। पर अगर वारंट के साथ जब मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर रहा है, मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू करा है किसी पुलिस ऑफिसर को, फिर जाके वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, विद वारंट वो अरेस्ट कर रहा है, तो क्या वहाँ पर भी 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना होता है? बिल्कुल, जो सेक्शन 76 है सीआरपीसी का वो सिमिलर रूल बताता है कि अगर वारंट के साथ अरेस्ट कर रहे हो तब भी 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है उस अरेस्टेड पर्सन को। अब यहाँ पर एक केस है मोहम्मद सुलेमान वर्सेस किंग एम्परर का। इसमें भी बताया गया था कि जो मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना होता है पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर, इसका रीज़न क्या है, इस रूल का मोटिव क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये बोला गया था कि अरेस्ट को कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करने के पर्पज से यूज़ ना किया जाए। मतलब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, 24 आवर्स वाला रूल नहीं है यहाँ पर एप्लीकेबल, तो पुलिस उसको टॉर्चर करके उस पर्सन को कुछ ना कुछ बुलवा लेगी, कन्फेशन करवा लेगी उसका। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि जो पुलिस स्टेशन है उनको ये ना समझाया जाए कि जो पुलिस स्टेशन हैं वो जेल हैं, क्योंकि उनका पर्पज़ ये नहीं है। पुलिस स्टेशन का पर्पज़ जो है वो कस्टडी में डिटेन करना नहीं है, ऐसे फील करवाना नहीं है कि जो पुलिस स्टेशन है वो प्रिजन्स हैं। एंड तीसरा इसका रीज़न ये है कि जल्दी से जल्दी जुडिशियल ऑफिसर के सामने उस पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज ही इज़ मोर कम्पिटेंट। जो जुडिशियल ऑफिसर है वो ज़्यादा कम्पिटेंट है ये चीज़ को समझने के कि बेल मिलनी चाहिए या फिर इस केस में डिस्चार्ज होना चाहिए, तो उसको जल्दी से जल्दी जुडिशियल ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करना इसलिए ज़रूरी है। तो 24 आवर्स से पहले उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना इसलिए ज़रूरी है। सो ये हमारा सेक्शन 57 हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 58। सेक्शन 58 की हेडिंग है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। तो सेक्शन 58 कह रहे हैं ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशंस। तो जो ऑफिसर्स हैं पुलिस स्टेशन के चार्ज में वो रिपोर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। एंड अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कहता है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करो तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे। किसके बारे में? द केसेस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट। जिन पर्सनस को बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है उनकी रिपोर्ट आगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को की जाएगी विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशन। जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं उनकी लिमिट्स होती हैं, तो अपनी लिमिट में रहकर जो भी उन्होंने अरेस्ट करा बिना वारंट के आगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे इस बारे में। वेदर सच पर्सनस हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज, चाहे वो जो पर्सनस हैं वो उनको बेल एडमिट हुई है या फिर नहीं हुई, उनको बेल दी गई है या फिर नहीं दी गई, उनके बारे में आगे रिपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देगा। देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज की बात नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कि जो कलेक्टर हैं। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात हो रही है, जो हमने चैप्टर 2 में जिसके बारे में डिस्कस किया था, तो इनको रिपोर्ट करना होता है बिना वारंट के जो भी अरेस्ट होते हैं उनकी केसेस के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 59 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। तो कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया, पुलिस ऑफिसर जिसको अरेस्ट करता है, वो डिस्चार्ज नहीं होगा या फिर उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा
एक्सेप्ट ऑन इज ऑन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर दी स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो एक बार पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया तो उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। पर ये जो 3 सर्कमस्टांसेस हैं इनमें उस पर्सन को डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर ले, दूसरा उसको बेल फर्निश हो जाए, बेल मिल जाए उसको, या फिर थर्ड मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर हो, तो इन तीनों सर्कमस्टांसेस में उस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 60, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि अगर एक पर्सन लॉफुल कस्टडी में से एस्केप कर जाता है, वहाँ से भाग जाता है, उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है, उसको वहाँ से छुड़वा लिया जाता है, ठीक है, कोई पर्सन लॉफुल कस्टडी में था, वो भाग गया, तो जिस पर्सन की वो लॉफुल कस्टडी में था वो जो पर्सन है मे इमीडिएटली परसू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। वो पर्सन जिसकी कस्टडी में से वो एस्केप हुआ है या फिर रेस्क्यू हुआ है, वो पर्सन उस पर्सन को जो कि भागा है उसका कहीं भी पीछा कर सकता है, उसको परस्यू कर सकता है एंड ऑल ओवर इंडिया किसी भी प्लेस पर उसको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है ना, उसका पीछा ऑल ओवर इंडिया कर सकता है, उसको कहीं भी अरेस्ट कर सकता है। ये एक एक्सटेंडेड पावर है पुलिस ऑफिसर की या फिर जिस भी पर्सन की वो कस्टडी में था उस पर्सन की। यहाँ पर सबसेक्शन 2 कह रहा है दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1। जो सेक्शन 47 में जो प्रोविजन थे वो सबसेक्शन 1 में जो अरेस्ट बताया गया उस पर अप्लाई होंगे। तो सेक्शन 47 में क्या प्रोविजंस थे कि कोई भी पर्सन किसी भी प्लेस में सर्च करने के लिए एंटर हो सकता है, वहाँ पर अगर उसको एंट्री ना मिले किसी प्लेस में तो उसकी डोर और विंडो ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है, वहाँ से बाहर आने के लिए भी डोर और विंडो ब्रेक कर सकता है। ये सब जो प्रोविजंस है सेक्शन 47 में थे। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 पर अप्लाई होंगे। वो जो लॉफुल कस्टडी में से भाग गया वो उसका पीछा कर रहा है कोई पर्सन, अब वो सेक्शन 47 में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकता है। यहाँ पर एक और बात लिखी गई है, ऑल्दो द पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर वारंट। बेशक उस पर्सन के पास अरेस्ट वारंट ना हो एंड बेशक वो पुलिस ऑफिसर ना हो जिसके पास अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, तब भी वो अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को जो कि लॉफुल कस्टडी में से एस्केप हुआ है या फिर रेस्क्यू हुआ है। लास्ट यहाँ पर सेक्शन है सेक्शन 60A जिसकी हेडिंग है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दी कोड। ये सेक्शन कह रहा है कि कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा जो कि इस कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में नहीं है या फिर दूसरे लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है जो कि इस टाइम पर फोर्स में है, जो कि अरेस्ट के बारे में बताता है। मतलब जो अरेस्ट होना चाहिए इस कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो सेक्शन 46 में हमने देखा था कि अरेस्ट हाउ मेड, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेस्ट करना चाहिए किसी पर्सन का। सेक्शन 47 में सर्च के बारे में बात की गई कि कैसे सर्च कर सकते हैं। तो ये सभी प्रोविजंस हैं, पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं अरेस्ट के बारे में। उसी के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को यहाँ पर अरेस्ट किया जाना चाहिए। सो यहाँ पर ये सेक्शन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में बात कर रहा था। एंड ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड CRPC की जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं वीडियोस। एंड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, एविडेंस एक्ट, IPC, TPA, उसकी वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यू कैन फाइंड मोर वीडियोज़ इन द प्लेलिस्ट। सो यही था आज के लिए। दैट वॉज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।